This video is for educational purpose. Everything you will listen in this video is taken from internet or any book or any documentary which is available for public use. नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विकी आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कहानी क्राइम सीन तक में। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वह एक ऐसे जासूस की कहानी है जिसे दुश्मन देश में ही रक्षा मंत्री बनने का ऑफर मिला था। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। एक जासूस किस हद तक दुश्मन देश का भरोसा जीत सकता है यह समझने के लिए काफी है कि उसे दुश्मन देश खुद ही रक्षा मंत्री बनने का ऑफर दे दे। यह जासूसी की कहानी उस शख्स की है जिसे सरेआम चौराहे पर फांसी दी गई। जिस देश ने जासूसी के लिए भेजा था वह 100 तक मांगता रह गया, लेकिन उसकी लाश तक नहीं लौटाई गई। लेकिन दूसरे देश ने भी हार नहीं मानी। फिर वह उस जासूस की मौत के करीब 53 साल बाद उसकी लाश तो नहीं ला सका, लेकिन निशानी के तौर पर जासूस की बेहद ही खास घड़ी जरूर लेकर आया। कहा जाता है कि जिस दिन उसे दुश्मन देश ने रंगे हाथों पकड़ा था उस दिन भी उनके हाथ में वह घड़ी था। यह कहानी है इजराइल के सबसे खतरनाक और तेज तर्रार जासूसी करने वाले एली कोहेन की। ये दुनिया के ऐसे चर्चित जासूस रहे जिन पर कई फिल्में बनी दोस्तों। तो चलिए आज इन्हीं के बारे में सुनते हैं। नाम एली कोहेन, दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी मोसाद का जासूस। इस शख्स ने इजराइल के लिए दुश्मन देश सीरिया में जासूसी की, लेकिन इनका जन्म दिसंबर साल 1924 में मिस्र के अलेक्जेंड्रिया में एक सीरियाई यहूदी परिवार में हुआ था। वैसे एली के पिता मूल रूप से सीरियाई ही थे, लेकिन 1914 में सीरिया से मिस्र आ गए थे। इसके बाद जब इजराइल बना तब मिस्र से कई यहूदी परिवार यहाँ से निकले थे। फिर 1949 में एली का परिवार इजराइल में बस गया था। कोहेन की शुरुआती पढ़ाई मिस्र में ही हुई थी। इलेक्ट्रॉनिक्स की पढ़ाई के बाद एली इजराइल की खुफिया विभाग में भर्ती होना चाहते थे। चूंकि एली कोहेन की अरबी, अंग्रेजी और फ्रांसीसी भाषा पर जबरदस्त पकड़ थी, इसलिए साल 1955 में जासूसी की एक कोर्स किया। इसके बाद साल 1960 में इजराइल खुफिया विभाग में भर्ती हुए। हालांकि शुरू में उन्होंने ट्रांसलेटर और अकाउंटेंट के रूप में काम किया, मगर कहते हैं ना, खुदा को कुछ और ही मंजूर था। फिर कई भाषाओं के साथ आसानी से किसी का भरोसा जीतने का गुण देखकर इन्हें दूसरे देश में जासूसी करने का निर्णय लिया गया। कहा जाता है कि जासूस की जिम्मेदारी देने से पहले मोसाद ने बाकायदा इन्हें कड़ी ट्रेनिंग दी थी। इसके बाद साल 1961 में कोहेन को अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस एयर्स में भेजा गया था। इन्होंने यहाँ बतौर सीरियाई मूल के कारोबारी के तौर पे एक बिजनेस शुरू किया था। इसके बाद वह धीरे धीरे वहाँ रहने वाले सीरियाई लोगों के संपर्क में आए और फिर सीरिया के दूतावास तक पहुंच गई। अब चूंकि इनका नेचर जल्दी घुलने मिलने का रहा, इसलिए जल्द ही सीरियाई दूतावास के अधिकारियों से दोस्ती भी कर ली और वहां से भरोसा जीतने में भी सफल रहे। उस समय सीरियाई मिलिट्री के रौबदार अधिकारी अमीन अल हफीज के भी संपर्क में आ चुके थे वो, और इनका भी वैसे ही भरोसा जीत लिया जैसे पहले के अधिकारियों का जीता था। इस तरह वह सीरिया की राजधानी दमिश्क में पहुंच गए। वह साल 1962 था जब एली कोहेन दमिश्क में आकर वहां की सत्ता में अपनी पहुंच बनाने लगे। अब सीरिया की खुफिया जानकारी अपने ट्रांसमीटर के जरिए इजराइल को भेजने लगे थे। बड़ी ही चालाकी से दोस्तों इन्होंने सीरियाई सेनाओं को आंख में धूल झोंका था और उनका पोजीशन इजराइल के सैनिकों को दिया था।
एली कोहेन की पकड़ ऐसी हो गई थी कि वो इज़राइल से युद्ध में उनकी बातों पर तुरंत भरोसा कर लेते थे, जिसकी कोहेन अपनी खुफिया एजेंसी को जरूरी जानकारी भेजते थे। दोस्तों, एली से जुड़ी सबसे जबरदस्त एक किस्सा है। वह यह कि एक बार सीरियाई सैनिकों का लोकेशन के बारे में इजराइल को जानकारी बिल्कुल भी नहीं थी। जहां सीरिया के सैनिक थे वहां काफ़ी गर्मी थी। ऐसे में एली कोहेन ने वहां यूकलिप्टस के पेड़ लगवाने की बात कही। वैसे कहा जाता है कि यूकलिप्टस की पेड़ बहुत बड़ी होती है और कहीं दूर से भी देखी जा सकती है। सीरियाई सैनिक मान गए और वहां लंबे लंबे यूकलिप्टस के पेड़ लगा दिए गए ताकि उनको ठंडक मिलती रहे इस भीषण गर्मी में। अब इन पेड़ों के जरिए इजराइल को सीरियाई सैनिकों की जानकारी मिल गई थी। इस बीच साल 1963 में सीरिया में सत्ता परिवर्तन हुआ। यहां अब बाथ नाम की पार्टी की सत्ता मिली। इस नई सियासत में ऐसे कई लोग थे जो अर्जेंटीना के जमाने से कोहेन के दोस्त थे। बस फिर क्या था, कोहेन की राजनीतिक पहुंच तो बढ़ ही गई और इस सत्ता के तख्ता पलट को अमीन अल हफीज की अगुवाई में किया गया था। लिहाजा अमीन ही राष्ट्रपति बने उस समय सीरिया के। अब अमीन को कोहेन पर गजब का भरोसा था और यह भरोसा ऐसा था कि एक बार तो उन्होंने एली कोहेन को डिप्टी रक्षा मंत्री बनने का ऑफर दे दिया था, लेकिन फिर यह पद किसी वजह से उन्हें नहीं मिल पाई थी। लेकिन भरोसा वैसे ही था जो कि अभी तक आप सुनते आ रहे हैं। कहा जाता है कि एक बार जब इजराइल और सीरिया में लड़ाई हुई थी तब उन्हीं यूक्लिप्टस पेड़ों की वजह से सीरियाई सेना को हार का सामना पड़ा था। कहा जाता है कि ज्यादा आत्मविश्वास भी कई बार भारी पड़ सकता है और ऐसा ही हुआ कुछ एली के साथ। दरअसल सीरियाई सेना इतनी ज्यादा कोहेन पर भरोसा करने लगी थी कि वह इजराइल के निर्देशों का भी नजरअंदाज करने लगे थे। हालांकि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, मगर कहते हैं ना, आत्मविश्वास से भरपूर इंसान ठीक होता है मगर ओवर कॉन्फिडेंस से नहीं। तो शायद एली में कुछ ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था। इजराइल खुफिया एजेंसी ने कहा था कि वो सीरिया में रहते हुए रेडियो ट्रांसमिशन दिन में सिर्फ एक बार ऑन करे। इजरायली खुफिया एजेंसी ने ऐसा चेतावनी उन्हें दिया था, लेकिन कोहेन एक दिन में ही कई बार रेडियो ट्रांसमिशन करते थे। खैर, इससे इजराइल खुफिया एजेंसी काफ़ी परेशान थी, लेकिन उन्हें इस बात का भरोसा था कि एली इसे संभाल लेंगे। कहा जाता है कि सीरिया की जबरदस्त तैयारी के बाद भी जब इजरायली सेना को भनक लग जाती थी तब शक होने लगा था। इसलिए सीरियाई सेना ने सीरिया के राष्ट्रपति के रक्षा सलाहकार अहमद ने सुराग लगाना शुरू किया और तलाशना शुरू किया कि ऐसी खुफिया चीज़ें लीक कैसे हो रही हैं इजरायलियों तक। उन्होंने सोवियत संघ यानी उस समय की रूस से रेडियो ट्रांसमीटर को ट्रैक करने वाला एक डिवाइस मंगवाया। फिर उसी डिवाइस की मदद से एली कोहेन को रंगे हाथ पकड़ लिया गया। दोस्तों, कहा जाता है कि साल 1965 में अहमद ने एली कोहेन उर्फ कामेल अमीन थाबेट बने इजरायली जासूस को उनके घर से ही दबोच लिया था। इसके बाद एली कोहेन से कई दिनों तक पूछताछ हुई। फिर जासूसी करने का सैन्य मुकदमा चलाया गया और फिर उन्हें सजाए मौत सुनाई गई थी। साल 1966 में राजधानी दमिश्क में एक चौराहे पर सरेआम एली कोहेन को फांसी दे दी गई थी। हालांकि फांसी से पहले इजराइल ने काफ़ी जद्दोजहद की थी कि उन्हें फांसी पे ना चढ़ाया जाए और उनकी सज़ा माफ़ की जाए या कम कर दी जाए। लेकिन कहते हैं ना, दुश्मनों के सामने आपके गिड़गिड़ाने से कोई फ़ायदा नहीं होता। यही हुआ। यहाँ तक कि सीरिया ने इजराइल को एली का शव भी नहीं दिया। इसलिए मौत के करीब 53 साल बाद गुजरने के साल 2018 में किसी तरह इजराइल को कोहेन की एक घड़ी पाने में जरूर सफलता मिली थी। दोस्तों, यह कहा जाता है कि जो इजराइल की खुफिया विभाग है मोसाद, वह दुनिया की नंबर 1 खुफिया विभाग है और उन्होंने इसके पीछे काफ़ी मेहनत की। यह घड़ी मिलने के बाद उस समय के इजरायली प्रधानमंत्री ने एक कार्यक्रम में कोहेन की पत्नी नादिया
को वह घड़ी दी थी। कोहेन की मौत के बाद एकमात्र निशानी के रूप में आज भी वह घड़ी नादिया के पास है। दोस्तों, यह थी कहानी एक इजरायली जासूस की, जिसे रक्षा मंत्री की पोजीशन ऑफर की गई थी मिस्र देश में, यानी सीरिया के देश में। लेकिन उनके अपने ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। चाहे वो हम हो, आप हो या कोई भी हो, कॉन्फिडेंस तक तो ठीक है, मगर ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा आपको डुबा जाती है। आशा करता हूँ यह क्राइम तक का स्टोरी आपको अच्छा लगा होगा। और भी हमारे चैनल की स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों तक शेयर करें। बहुत जल्द आपके सामने हम एक और नई कहानी लेकर आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।